और रचूं ग्रंथ संक्षेप यह, तीन लोक का सार। लोक भावना का विषय और विचय संस्थान, धर्म ध्यान का माध्य यह, अध्ययन करो सुजान। जो मैंने अध्ययन किया, रखता हूँ उद्गार। तिलोय प्रणति जो कहे, कहता त्रिलोक सार। रचना इस संसार की है क्या क्या आधार। लोक विभाग में जो लिखी, बात कहूँ मैं सार। तीन लोक वर्णित हुए, ग्रंथ ले ये आकार। प्रज्ञप्ति जम्बू द्वीप का, ज्ञान इनका आभार। सार ग्रहण कर शास्त्र से, रचूं ग्रंथ उन्मूल। सुधि जन पढ़े सुधार के, क्षमा करे मम भूल। देखिए, सभी को सबसे पहले तो हार्दिक जय जिनेन्द्र। हमारी पाठशाला जो है पिछले कुछ समय से ऑफलाइन ही थी, है ना, मतलब सामने आमने सामने हम मिलते थे। और उतने के दौरान हमने पहला चैप्टर यानी कि लोक सामान्य अधिकार, जिसको कहते हैं लोक सामान्य अधिकार, हमारी पुस्तक में उसको एकदम सामान्य लोक का एकदम परिचय है, तो उस बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। लोक का आकार कितना है, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी है, संपूर्ण लोक का क्षेत्रफल कितना है, तृष्णाली क्या है। पूरी संपूर्ण इस विषय को पढ़ने के लिए हमें दूरी का ज्ञान, समय का ज्ञान, उन दूरी और समय को मापने की इकाइयां, ये सब चीजें हमने लगभग पढ़ ली थी। इसके बारे में यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो वो आप एकदम बीच में भी, एकदम ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत ज्यादा औपचारिकता रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर दो या किसी भी तरीके से आप पूछ लीजिए, तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, इतना सब हमने पहले पढ़ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि यदि आपने रेगुलर उसको अटेंड किया होगा तो वो आपको समझ में आया होगा जरूर। लोग, और मान लीजिए किसी के मन में यदि इच्छा हो, एक दो प्रश्न कोई आप में से पूछना चाहे तो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो आप चाहें तो मैं एक दो प्रश्न छोटे छोटे पूछ सकता हूँ। यदि आप लोग बताना चाहें, आपकी इच्छा हो तो एक दो प्रश्न पूछें, यदि छोटे छोटे सरल सरल। कुछ कहना चाहेंगे कि रहने दो प्रश्न? प्रश्न पूछना अच्छा होता है कि नहीं? समय की क्या व्याख्या है, एग्जैक्ट व्याख्या? हाँ, समय, बहुत अच्छा। समय की क्या व्याख्या है इस बारे में? देखो, काल द्रव्य है, काल द्रव्य, वो काल द्रव्य अनादि अनंत नित्य जो है, परिणामी भी है लेकिन नित्य जो है, हमेशा अनादि से अनंत काल तक आकाश के एक एक प्रदेश पर, आकाश यानी लोक वाला नहीं, लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर ही एक एक परमाणु के रूप में, जितना बड़ा परमाणु होता है ना, उतनी बड़ी साइज का, वैसा का वैसा एक एक काल द्रव टिका हुआ है। वो काल द्रव से व्यवहार काल का कोई ज्यादा संबंध नहीं है। व्यवहार काल भी होता है और निश्चय काल भी होता है। व्यवहार काल तो हम जिसे घड़ी, घंटे, मिनट में नापते हैं, जो सूर्य चंद्रमा की गति के आधार पर दिन, ऋतुएं, महीने बनते हैं, इनको हमने अपने लोक व्यवहार के तौर पर नापने की जो काम किया है ना, उसको जो है व्यवहार काल कहते हैं। तो व्यवहार काल में जैसे आप एक साल के 12 टुकड़े करेंगे तो एक महीना आ जाएगा, महीने के भी 30 टुकड़े करेंगे तो दिन आ जाएगा, है। फिर उसमें भी जो है 24 घंटे का दिन हो जाता है, 12-12 घंटे मिला के, तो फिर 1 घंटा हो गया, उसको भी आपने और टुकड़े किए तो मिनट, सेकंड तक पहुंच गए। लेकिन सेकंड से भी नीचे जाना है, बहुत नीचे, एकदम इतना नीचे जाना है कि जिसके नीचे पॉसिबल ही नहीं और जाना, एकदम लास्ट हो जाए बिल्कुल, उसको कहेंगे समय। सबसे छोटा होता है समय।
1 सेकंड में ऐसे समय कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। असंख्यात बार 1 सेकंड के टुकड़े कर देंगे तब जाके एक समय आएगा। सबसे छोटी इकाई है काल की। लोक व्यवहार में जिस काल को हम नापते हैं मिनट सेकंड में, उसका सबसे छोटा टुकड़ा यदि कोई है समय का, मतलब काल का, तो उसको समय कहते हैं। ये है समय की इकाई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आप छोटे छोटे 1-2 प्रश्न यदि कोई बताना चाहे तो बताइए, वरना आगे बढ़ेंगे। इतना बताइए कि लोक में लोक के चारों ओर कितने वलय हैं? बहुत सरल प्रश्न है एकदम। लोक लोग के चारों ओर है, लोक के चारों ओर कितने वलय? वलय, वलय जानते हैं ना? वात वलय। रिंग्स रिंग्स। हाँ हाँ, वात वलय। हाँ वाच वाले 3 3। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सरल उत्तर है। 3 वात वलय है। लोक का आकार कैसा है? कौन बता सकते हैं? लोक, जैसे कि कोई पुरुष हाथ पे कमर पे हाथ लगा के खड़े हो वैसे। बहुत बढ़िया, लोक का आकार पुरुषाकार है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद में लोक की जो ये तृष्णाली है, ये तृष्णाली सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि अब आगे का जितना भी विषय है वो सब तृष्णाली के भीतर का ही विषय है। हमने तृष्णाली के बाहर का 330 राज्यों का क्षेत्र पूरा समाप्त कर दिया है। उसके बारे में अब आगे कोई चर्चा नहीं है। अब आगे सिर्फ 13 राज्यों को ही हमें पढ़ना है बस। ठीक है, 343 घन राज्यों, 343, उसमें से 330 राज्यों का तो अब खेल खत्म हो गया। क्योंकि उसमें सिर्फ निगोदिया जीव रहते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ तृष्णाली सबको समझ में आई कि नहीं आई? देखो, नहीं समझ में आई हो तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर कुछ दिखाना चाहूंगा। देखो, 1 मिनट। दिखता है क्या? देखो, ये दिखेगा। 1 मिनट, ये तो लोग जानते ही हैं आप लोग। इसका स्क्रीन बड़ा हो सकता है जी? ये बड़ा फुल है, फुल बड़ा है ये। अच्छा अच्छा, नहीं अपना, अच्छा ठीक है, अपने यहाँ से होता है, हाथ से होता हाँ, और आपको भेज भी देंगे ग्रुप में, बाद में देख लेना आप। और मेरे यहाँ पर इतना ही मैक्सिमम हो रहा है ये अभी है। इसमें। अच्छा ये वाला चित्र जो देख रहे हैं अभी सामने वाला, ये चित्र में आप लंबाई चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी देख रहे हैं। लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, तीनों। नहीं, ये तो आपको टाइटल ही दिख रहा है, जैन कॉस्मोलॉजी। हाँ, जैन कॉस्मोलॉजी है। तो इसमें क्या है? इसमें जो है आपको 3 डायमेंशन पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र देखने से हमको वास्तविक लोक के आकार प्रकार का ज्ञान हो जाता है। अभी तक हम जिस लोक का चित्र देख रहे हैं उसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं, लंबाई दिखती है, ऊंचाई दिखती है। लेकिन वो जो क्या कितनी गहराई है वो हमको उसकी दिखती ही नहीं है, वो इसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये दूरी है, ये वाली दूरी, ये जो है 7 राज्यों की बताई गई है। और ये जो यहाँ से ऊपर से बिल्कुल नीचे तक, एकदम 7वें नरक से और ऊपर से शिला तक यदि जाए तो ये 14 राजू बताई गई है। नीचे से ये 7 राजू चौड़ा है, मध्य लोक पे 1 राजू चौड़ा है। यहाँ 10वें स्वर्ग के 5वें स्वर्ग के पास में देखें तो ये 5 राजू चौड़ा है, फिर ऊपर 1 राजू है। इस प्रकार की ये सब बातें अपन ने पहले कर चुके हैं। ठीक है। अब ये जो बीच में आपको जो तृष्णाली दिख रही है चौकोर, बीच में एकदम चौकोर, ऊपर से नीचे खड़ी लाइन एकदम, ये इसको बोलते हैं तृष्णाली। इस तृष्णाली को आप यदि ध्यान से देखें तो इसके आगे की तरफ 3 राजू खाली क्षेत्र है, इसके पीछे की तरफ वो भी 3 राजू खाली क्षेत्र है। आगे पीछे का मतलब पिक्चर नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है? 1 मिनट, आगे वाला 1 मिनट, इसके भी आगे वाला ये देखो आप, ये दिखेगा आपको। ये कलरफुल है इसलिए इसमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। आप डाउन जाके उस स्क्रीन के ऊपर क्लिक कीजिए सर, क्योंकि आपकी हाँ, जो बुक की जो कवर है उसका ही पिक्चर आ रहा है। अच्छा, हाँ, जैन कॉस्मोलॉजी बाय डॉक्टर एसपी जैन, वही दिख रहा है। और एक हाँ, मिनट, बस अभी आ गया है सर। क्या आया? हाँ, अभी आ गया है सर। क्या आया अभी? 1 मिनट, अभी दिखा? जी हाँ। हाँ, तो अभी देखिए। इसमें जो ये अंदर ब्लू कलर में ये तृष्णाली बनी हुई है। ठीक है,
अब ये ब्लू कलर तो सिर्फ आपको समझाने और दिखाने के लिए बनाया है, एक्चुअल में ब्लू कलर की नहीं है वो। कोई जी ऐसा मत समझ लेना कि तृष्णाली ब्लू कलर की है, ब्लू कलर की नहीं है। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए, अलग से आपको सेपरेट दिखाई देवे इसके लिए बनाया है कलर में, ठीक है। और जो तृष्णाली है उसके चारों तरफ कोई दीवार जैसी भी नहीं है कि कोई जीव आगे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आना जाना चाहे तो ना आ जाए, इसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि तृष्णाली जो है उसके चारों तरफ कोई दीवार, कोई पैकिंग कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी एकदम सीधी है, एकदम खड़ी हुई, ठीक है। एक ऑटोमेटिक ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसी है। बीच में बिल्कुल बीचों बीच है, उसके उत्तर की तरफ, उत्तर जानते हैं, उत्तर दक्षिण, ये लोक का जो फ्रंट साइड है, ये जिस फ्रंट को हम देखते हैं, जिस चित्र को हम देखते हैं आगे की तरफ से, ये दक्षिण है। ये चीज आप याद रखना। आगे का, जैसे एक मिनट, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, इसमें जो सामने जिसको आप देख रहे हैं, ये कौन सी साइड है इसकी, ये दक्षिण है, ठीक है। तो दक्षिण की तरफ अब वापस चलो, दक्षिण की तरफ यानी आगे की तरफ भी 3 राजू की जगह खाली है, और उत्तर की तरफ यानी इस तृष्णाली के पीछे की तरफ भी 3 राजू की जगह खाली है। इन सब जगहों पर निगोदिया जीव हैं, तृष्णाली के भीतर भी हैं हालांकि, लेकिन अभी सिर्फ तृष्णाली को हाईलाइट करना है, इसी को पढ़ना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके आगे चलें फिर। अब नरक लोक की बात शुरू करेंगे, ठीक है। अधोलोक क्या है, ये अधोलोक के नीचे चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अधोलोक में होता क्या है कि नरक लोक है, अधोलोक यानी नरक लोक, वहां नारकी जीव रहते हैं, ठीक है। नरक में नारकी रहते हैं, और पहली नरक के ऊपर भवनवासी और व्यंतर देव भी रहते हैं। हालांकि भवनवासी और व्यंतर देव मध्यलोक में भी रहते हैं, कुछ देव मध्यलोक में रहते हैं और कुछ अधोलोक में रहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा विषय ऐसा है कि ये आमने सामने की क्लास हो ना तो उसमें ज्यादा क्लियर होता है, ये ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल पड़ती है, लेकिन कोशिश करेंगे अपन सरल करने का। और जो बेसिक ज्ञान अपन ने जो पहले ग्रहण किया था उसको यदि आपने जान लिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो बढ़िया हो जाएगा काम, ठीक है। तो अभी देखिए, इसमें सबसे पहले नीचे अधोलोक में 7 नरक हैं, ठीक है। 13 राजू तृष्णाली, वो तृष्णाली है, जिसमें से अधोलोक कितना है कितना है अधोलोक, 6 राजू की 7 राजू है? कोई बता सकते हैं? देखो, वैसे तो आप लोग 7 राजू बोलते हैं, है ना, और हकीकत में है भी 7 राजू, कोई दिक्कत नहीं अपन को। लेकिन अपन ने ऑलरेडी 1 राजू कम करके रखा है, क्योंकि वहां नीचे नित्य निगोदिया जीव है ना, कल कल पृथ्वी, तो उसको अपन ने 1 राजू ऑलरेडी कम करके ही बोल रहे हैं 13 राजू, नहीं तो 14 राजू ही बोलना चाहिए पूरा, तो हमने ऑलरेडी कम कर दिया है। तो अब अधोलोक कितना बचा? अधोलोक तो है तो 7 ही, लेकिन नरक कितने बचे? 7 बचे, लेकिन वे 7 नरक कितने राजू में है? 6 ही राजू में है, क्योंकि 1 राजू में तो कल कल पृथ्वी है। समझ में आ रही बात? 1 राजू में कल कल पृथ्वी है, तो इसका मतलब 6 राजू बचे, और 6 ही राजू में 7 नरक हैं पूरे के पूरे। तो इसका मतलब कोई 2 नरक तो 1 राजू में होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पूरे उन राजू का हिसाब देता हूं। ऊपर से मध्यलोक से चलें, मध्यलोक से नीचे की तरफ चलें। अभी हम जहां पर हैं मध्यलोक में, वहां से नीचे की तरफ चलें तो पहले राजू में, पहला राजू कहां जाके समाप्त होगा? नीचे, दूसरे नरक के अंत में। पहले नरक के अंत में नहीं, दूसरे नरक के अंत में जाके समाप्त होगा। यानी कि 2 नरक, पहला और दूसरा नरक 1 राजू के अंदर है, ठीक है। फिर दूसरा राजू वो तीसरे नरक तक जाके समाप्त होएगा, है। और तीसरा राजू चौथे नरक में, और चौथा राजू 5वें नरक में, और 5वां राजू 6ठे नरक में, है ना। और 6वां राजू 7वें नरक में जाके पूरा हो जाएगा। और 7वां नरक 6 राजू में है, और 1 राजू में कल कल पृथ्वी है। इस प्रकार से 7 राजू का हिसाब हो गया, और 6 राजू में 7 नरक हो गए। अभी समझ में आई कि नहीं बात? कितने नरक हैं हमारे? 7 नरक है, ठीक है। 7 राजू
7 नरक नहीं है, 6 राजू में 7 नरक है। ठीक है, ये बात नहीं और 7 ही नरक है, एक ही राजू का एक होगा, ऐसा नहीं है। 6 राजू में 7 नरक। ठीक है, बात क्लियर है। ये जो विषय है ये क्या है कि यद्यपि हमें आत्म कल्याण करना है, लेकिन हमने अनादिकाल से इन स्थानों की सैर की है, इसलिए इन स्थानों का ज्ञान हमें आज याद नहीं है, हम भूल गए हैं। हम भूल गए ना, हमको याद दिलाया जा रहा है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने दुख तो बहुत पाए अनादिकाल, लेकिन वे दुख हमको आज याद नहीं है। पिछले जन्म के दुख याद है क्या किसी को? है नहीं है। अरे इस वर्तमान जन्म के भी दुख पूरे याद कहाँ है? यदि वे पिछले जन्म के दुख याद आ जाए और 1-2 जन्म के नहीं कई जन्मों के याद आ जाए तो कैसे मुश्किल हो जाएगी बताओ। कोई जीव इस संसार में रह पाएगा? कितना कष्ट हो जाएगा। कुछ मेरी आवाज आ रही है? कोई तकलीफ तो नहीं है? हा? नहीं। हाँ बता देना। नहीं कई बार ऐसा होता है कि वो आवाज बंद हो जाती है। हाँ, तो अब क्या समझ में आया कि 6 राजू में 7 नरक हैं। अब उन 7 नरकों के क्या क्या नाम है वो समझ लीजिए आप। नाम पता है आपको? नाम पता होंगे, कई लोगों को होंगे, कईयों को नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। यदि आप लोगों ने तत्वार सूत्र में 3रा अध्याय पढ़ा होगा, तत्वार सूत्र का 3रा कॉस्मोलॉजी के आवाज कट रही है पंडित। अध्याय में, तत्वार सूत्र के 3रे अध्याय में कट रही है। 1 मिनट मैं यहाँ से चेक करता हूँ, फिर मैं कुछ अभी आएगी, देखो आवाज। हाँ जी, अब आएगी बराबर। कभी कभी क्या इंटरनेट गड़बड़ कर देता है, अभी ठीक किया है, अब आ जाएगी। वो जो 7 नरक हैं, उन 7 नरकों के नाम तत्वार सूत्र के एक ही सूत्र में, जो कि 3रे अध्याय में आया है, उसमें आए हैं। कौन कौन से 7 नाम है वो यहाँ पर लिख दिए मैंने। देखो, पहले नरक का नाम है रत्न प्रभा, दूसरी का नाम है सरकरा प्रभा, तीसरी का नाम है बालूका प्रभा, चौथी का नाम है पंख प्रभा, 5वीं का धूम प्रभा, 6वीं का तम प्रभा और 7वीं का महातम प्रभा। ये जो कॉस्मोलॉजी में जितने भी नाम आते हैं, नरकों के आए, चाहे पर्वतों के आए, चाहे नदियों के आए, वो ज्यादातर नाम यथागुण नाम होते हैं। यानी जिस टाइप की चीजें होती है उसी टाइप का नाम आता है मोस्टली जगह पर। तो यहाँ पर भी लगभग उसी प्रकार के हैं। जैसे सबसे नीचे यहाँ देखो, महातम प्रभा। महातम यानी, तम यानी अंधेरा, महा अंधेरा, बहुत घना अंधेरा, एकदम बिल्कुल काला काला, ऐसी वहां की स्थिति है 7वें नरक की। 7वें नरक में कैसा है? बहुत घना अंधेरा है, एकदम जबरदस्त। ठीक है, 6ठे में थोड़ा कम अंधेरा है, लेकिन है अंधेरा ही वहां भी, है ना। और 5वें में धुआं जैसा है, यानी अंधेरे का भी धुंधला अंधेरा, है ना, ऐसा। और चौथे में पंख, पंख माने होता है कीचड़, करदम, तो कादा जैसा होता है, उस तरीके की वहां की स्थिति है। यानी वहां उजाला तो क्या कहें, अंधेरा भी नहीं है लेकिन उजाला भी नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति है। और तीसरा जो है बालू का प्रभा है, ये जैसे रेत होती है, रेगिस्तान की रेत, उस जैसी जो है वहां की एकदम धुंधली धुंधली सी उजाला रहता है ना, प्रखर एकदम खुला हुआ उजाला नहीं रहता है। दूसरा जो है सरकरा, यहाँ थोड़ा सा जो है उजाला है, सरकरा यानी उजाला है थोड़ा सा दूसरे नरक में। पहले नरक में यद्यपि उजाला है, लेकिन इसका जो नाम है रत्न प्रभा, ये नाम क्यों है उसके पीछे भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये मध्यलोक की धरती है, जिस धरती पर हम रहते हैं, इस धरती के खजाने में, इस धरती के गर्भ में, भूगर्भ में, पृथ्वी में भीतर बहुत सारे रत्न हैं, हीरे मोती माणिक पन्ने जवाहरात हैं, काफी चीजें इस धरती के अंदर दबी हुई हैं, हमको मालूम नहीं तो क्या, इसके अंदर बहुत जो है ऐसे रत्न दबे हैं, इसलिए इस पृथ्वी को
जो है रत्न प्रभा पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, ये रत्न प्रभा पृथ्वी के और नीचे, बहुत नीचे जाने पर ही नरक आता है। ठीक है, एक एक पृथ्वी की मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा अभी। ठीक है, लेकिन लेकिन ये जो 7 पृथ्वियां है, 7 पृथ्वियां बोलते हैं, नरक नहीं बोलते या फिर पूरा नाम बोलते तो नरक पृथ्वी बोलते हैं, क्योंकि नरक पृथ्वी अलग है और नरक बिल अलग है ना। एक एक चीज क्लियर करते जाओ, बहुत सारी नई नई जानकारी आपको मिलेगी, है ना। अभी तक ये 7 नरक पृथ्वियां है। नरक बिल यदि पूछेंगे तो वो 84 लाख है, नरक बिल 84 लाख है और नरक पृथ्वियां 7 है। ठीक है, 7 पृथ्वियां है। और पूरे 3 लोक में कितनी पृथ्वी है, ऐसा यदि कोई पूछे पूरे 3 लोक में, तो कितनी होगी? 8 पृथ्वियां। पूरे 3 लोक की पृथ्वियां गिनोगे तो 8 है, जिनमें से 7 तो अकेले नरक में है। अब बची एक, वो जो है सिद्ध शिला वाली है। तो अष्टम पृथ्वी बोलते हैं, अष्टम वसुधा पाने को कर में द्रव्य लिए, पूजा में पढ़ते हैं कि अष्टम वसुधा पाने को 8वीं पृथ्वी है वो ऊपर। ठीक है, सिद्ध शिला वाली, उसको 8वीं पृथ्वी बोलते हैं। तो 8वीं वसुधा यानी 8वीं पृथ्वी सिद्ध शिला के ऊपर मैं विराजमान हो जाऊं, ऐसी कामना लेकर आया हूं, इसलिए ये जो 8वां द्रव्य लिए मैं, ऐसा अर्थ है। तो अब देखो, याद रखना, पूरे 3 लोक में कितनी पृथ्वी? 8 पृथ्वी। ठीक है, पूरे 3 लोक में 8। स्क्रीन दोबारा बताएंगे नरक का स्क्रीन? हाँ, फिर से देखिए, 7 पृथ्वी तो 7 नरकों की है। पहली पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा, दूसरी का शर्करा प्रभा, तीसरी का बालुका प्रभा, इस तरह से 7 पृथ्वियां तो नरक में है और 8वीं पृथ्वी सिद्ध शिला पर है। तो इस प्रकार 8 पृथ्वी पूरे 3 लोक में टोटल है, 9 नहीं है, 8 ही है बस। ठीक है, परत आएंगी वो भी बताऊंगा। इसके पहले एक और अच्छी बात बताता हूं। ये जो 7 नरक हैं, इन 7 नरकों के नाम हैं, नाम क्यों है, कैसे हैं, इनके क्यों क्यों नाम है, ये सब चीज अपन को यदि पता रहे तो अपन बहुत गलती नहीं करते कई बार, नहीं तो गलती हो जाती है बहुत बार। एक रोचक इसके बारे में दृष्टांत सुनाता हूं कि एक पंडित जी जा रहे थे रास्ते से, मंदिर जी से निकल करके और जा रहे थे। रास्ते में देखा कि एक जैन महिला जो अभी अभी मंदिर जी में उनके प्रवचन सुन रही थी, है वो जो है रास्ते में किसी सब्जी वाले से आलू खरीद रही थी, आलू प्याज के भाव पूछ रही थी। तो वो पंडित जी ने जैसे ही उनको देखा तो देखते ही उनको लगा, अरे ये क्या कर रही है। तो पंडित जी ने अपनी जो है साहित्यिक भाषा में, किताबी भाषा में, है ना, किताबी भाषा में उसको कहा, अरे भाग्यवान, क्या करती है आप, रत्न प्रभा जाने का विचार है क्या तुम्हारा? रत्न प्रभा जाओगी क्या? क्या कहा, मतलब एक मजाकिया में, क्या बोलते हैं, व्यंग में पूछा कि क्या रत्न प्रभा जाओगे क्या? ये सब करोगे तो रत्न प्रभा जाओगे। अब वो महिला बेचारी, उसका ज्यादा स्वाध्याय नहीं, उसको पता नहीं ये रत्न प्रभा क्या है, लेकिन उसको लगा ये रत्न प्रभा यानी कोई बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि नाम ही इसका बढ़िया है, रत्न, बड़े रत्नों जैसी प्रभा, क्या कोई स्वर्ग के ठाट होंगे वहां पर, तो रत्नों जैसी प्रभा, बड़ी अच्छी जगह होगी कोई। तो उस महिला ने जवाब दिया, अरे पंडित जी, हमारे कहाँ भाग्य ऐसे, हमारे कहाँ भाग्य कि हम रत्न प्रभा जाएंगे, अरे आप जैसे पंडित जी रत्न प्रभा जाएंगे। क्या कह दिया उस महिला ने, है रत्न प्रभा। अब ये ऐसा ऐसी हास्यास्पद स्थिति क्यों आती है? जब हमको स्वाध्याय नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हम रत्न को स्वर्ग समझ बैठते हैं। नाम तो उसका नरक है, लेकिन हम उसको स्वर्ग समझ बैठे, है ना। लेकिन ये पता होना चाहिए कि रत्न प्रभा स्वर्ग का नाम नहीं है, नरक का नाम है। गजब बात है ना। तो इस प्रकार से ये जो है हमने 7 नरकों के नाम पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके आगे एक दूसरी बात देखो कि ये जो 7 नाम तो आपको तत्वार्थ सूत्र में भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे और सब आप जानते हो आसानी से, कईयों को पहले से भी पता होगा। लेकिन आज मैं दूसरे 7 नाम और बताऊंगा, इनके दूसरे 7 नाम। जैसे एक एक आदमी के 2-2 नाम भी हो सकते हैं ना, एक घर का नाम हो, एक स्कूल का नाम हो। घर में उसको सोनू मोनू बोलते हो, स्कूल में कोई दूसरा नाम बोलते हो, तो ऐसे 2-2 नाम भी हो सकते हैं। एक जो है उपनाम होता है बुलाने का। ऐसे ही इन 7 नरक पृथ्वियों के दूसरे नाम भी हैं,
ये तो जो है स्कूल के नाम है, ग्रंथों में आने वाले नाम है, लेकिन इनके गोत्रज नाम भी हैं। 7 नरक पृथ्वियों के गोत्र नाम भी हैं उनको। तो दूसरे नाम क्या है, देखो मैं यहाँ लिखता हूं, आपको समझ में आएंगे। पहली पृथ्वी का नाम है घर्मा, घर्मा पृथ्वी। रत्न प्रभा पृथ्वी का ही दूसरा नाम है घर्मा पृथ्वी, लो, है ना, घर्मा। फिर दूसरी है वंशा, वंशा पृथ्वी, ठीक, घर्मा वंशा। और तीसरी पृथ्वी का नाम मेघा, ठीक है। फिर अंजना, अंजना पृथ्वी चौथी। पांचवी है अरिष्टा, अरिष्टा पृथ्वी। फिर मघवी, छठवीं पृथ्वी का नाम मघवी। सातवीं का माघवी। ये जो है इनके उपनाम है, 7 नरक पृथ्वियों के उपनाम है, दूसरे नाम है। देखो आज शायद ये दूसरे नाम पता चल गए होंगे आपको। अभी पहली नरक को घर्मा पृथ्वी भी कहते हैं। रत्न प्रभा का दूसरा नाम है घर्मा पृथ्वी। शर्करा प्रभा का दूसरा नाम है वंशा पृथ्वी। बालुका प्रभा का दूसरा नाम है मेघा पृथ्वी। तो 7 नरक पृथ्वियां और उनके 7 उपनाम हो गए, है ना। तो ये चीज पता हो गई, ठीक है। अब इनके ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी कितनी कितनी मोटी है ना। ताई भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या हुआ, एक आवाज आ रही है मेरी बराबर? रुक जाए तो बता देना। 1,80,000, अरे ये क्या हुआ, 1,80,000 योजन, कितनी मोटी पहली पृथ्वी है। रत्न प्रभा पृथ्वी कितनी मोटी है, 1,80,000 योजन मोटी है, ठीक है, 1,80,000 योजन मोटी है। दूसरी पृथ्वी कितनी है, दूसरी पृथ्वी जो है, एक मिनट, दूसरी पृथ्वी 32,000 योजन मोटी है, 32,000 योजन मोटी है। तीसरी पृथ्वी जो है आपकी 4 कम कर लो इसमें से, बचे कितने, 28। फिर चौथी पृथ्वी में फिर 4,000 कम कर लो तो कितने, 24,000 योजन मोटी है पृथ्वी। फिर पांचवी पृथ्वी में फिर 4,000 कम करेंगे, 20,000 योजन मोटी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। छठवीं पृथ्वी कितनी मोटी होगी अब, 16,000, बहुत बढ़िया। 4,000 कम करने पर 16,000 योजन मोटी है। अब सातवीं पृथ्वी कितनी होगी, 12,000 ना, इसमें 4 कम नहीं होंगे, इसमें 8 कम होंगे, आधी रह जाएगी, ये आधी रह जाएगी, तो 8,000 योजन ही रह गई है बस। ये आठवीं पृथ्वी, सॉरी सातवीं पृथ्वी 8,000 योजन मात्र मोटी है। देखो ये जो इनकी मोटाई मैंने आपके सामने लिखी। पहले कॉलम में आपको इन रत्न पृथ्वियों के, मतलब नरक पृथ्वियों के नाम, और दूसरी कॉलम में उनके उपनाम, और तीसरे कॉलम में उनके मोटाई लिख दी, ठीक है। पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है ना, दूसरी 32,000 योजन है, तीसरी 28,000 है, चौथी 24,000 है, पांचवी 20,000 है, छठी 16,000 है, और सातवीं 8,000 योजन मोटी है। ये इनकी मोटाइयां मैंने लिख दी, ठीक है। अब इसमें देखो आपको ये लग रहा होगा कि जो पहली पृथ्वी सबसे ज्यादा मोटी है, 1,00,000, गजब हो गया, इतनी मोटी होती है क्या पहली पृथ्वी? कि हाँ, पहली पृथ्वी जो मोटी है ना, उसका हिसाब देता हूं। जो पहली पृथ्वी रत्न प्रभा है उसके 3 भाग हैं, 3 भाग। पहले भाग का नाम है पंक भाग, दूसरे का नाम है खर भाग, तीसरे का नाम है अब्बाहुल भाग। ये 3 भाग हैं। इनको और नीचे कर देता हूं आपको दिखे, इसके लिए एक ही जगह पूरा दिख जाए। ये दिखे होंगे अब, ये भाग, खर भाग और अब्बाहुल भाग, ये 3 भागों में बटी हुई है पहली नरक पृथ्वी, ठीक है। जिसमें से खर भाग ये 16,000 योजन मोटा है, खर भाग। फिर सॉरी पंख भाग, और खर भाग कितना है, 84,000 योजन मोटा है। कितना हो गया टोटल, 1 लाख हो गया। अब जो है तीसरा अब्बाहुल भाग बचा, वो 80,000 योजन मोटा है। अब टोटल कितना हो गया ये, 180। हाँ, कुल मिलाकर
80,000 योजन हो गया। इस तरह से ये पहली नरक पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है, इसलिए इसके मोटाई ज्यादा है। ठीक है, पहली नरक पृथ्वी 3 भागों में बटी है, इसलिए इसकी मोटाई ज्यादा है। इतना बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई? अब ये जो 3 भाग हैं, इन 3 भागों की क्या विशेषता है, क्यों करने पड़े 3 भाग है? भाई सीधी सी बात है, लॉजिक से यदि समझें अपन, तो हम मध्य लोक में हैं, मध्य लोक को अधोलोक से विभाजन करना है, तो उसके लिए तो ज्यादा ही चाहिए ना भाई। नरक में ही एक नरक को दूसरे नरक से विभाजित करना हो तो कम से भी काम चल जाएगा, लेकिन मध्य लोक और अधोलोक, इन दोनों लोकों को ही अलग से विभाजन करना है, तो इसके लिए ज्यादा ही मोटाई चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो पंख भाग है और खर भाग है, इनके अंदर भी देवलोक रहते हैं, देवलोक रहते हैं। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पर जरूरत थी इसकी मोटाई। देखो, ये जो पंख भाग है 16,000 योजन मोटा है। इस 16,000 योजन में 1,000 मोटाई के बाद 1,000 का गैप आ जाएगा, फिर 1,000 की मोटाई, फिर 1,000 का गैप आ जाएगा, फिर 1,000 की मोटाई, फिर 1,000 का गैप आ जाएगा। ऐसे करके 1,000 की ये 16 परत हैं। क्या समझ में आई? 1,000 की 16 परत हैं। एक एक परत के बीच, 2 परत के बीच में गैप है, तो कितने गैप होंगे 16 परतों के बीच में? 14 गैप होंगे, है ना भाई? आप लगा लेना, जैसे एक परत फिर गैप, दूसरी परत फिर गैप, तो कितने हो जाएंगे गैप, कितनी अंतराल हो जाएंगे? 14 अंतराल हो जाएंगे। 14 जगह पर 1,000 के, यानी 14,000 जगह भी है इसमें, बीच में खाली जगह भी 14,000 की है, 16,000 के साथ साथ, है ना? यानी 30,000 में जाकर के 16,000 होंगे। 30,000 योजन की दूरी तक जाएंगे तब 16,000 की मोटी पृथ्वी निकलेगी, क्योंकि बीच में खाली स्पेस है। उस खाली स्पेस के अंदर में भवनवासी देव, उनमें 10 प्रकार के होते हैं वनवासी। उनमें से एक असुर कुमार को छोड़ करके बाकी के 9 देव यहां पंख भाग में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही व्यंतर देव भी 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से राक्षस जाति देव को छोड़ करके बाकी 7 प्रकार के देव इस पंख भाग में रहते हैं। भवनवासी के 9 प्रकार, व्यंतरवासियों के 7 प्रकार, एक एक प्रकार दोनों के छोड़ दिए, और इतने प्रकार इस पंख भाग के अंदर रहते हैं। सोचो, उनके भवन बने हुए हैं, है भवन बने हुए हैं, उनमें रहते हैं वो। और ये देव कुछ मध्यलोक में भी रहते हैं, एक एक प्रकार छोड़ दिए ना अभी अपन ने, वो दूसरे खर भाग में अंदर में रहते हैं, खर भाग के अंदर रहते हैं दूसरे असुर कुमार जाति के भवनवासी, और व्यंतर में राक्षस जाति के देव, ये दोनों प्रकार के देव खर भाग के अंदर रहते हैं। तो इस तरह से पंख भाग और खर भाग में नारकी नहीं रहते, याद रखना। खर भाग और पंख भाग में नारकी नहीं रहते हैं, देवी रहते हैं। लेकिन कौन से? व्यंतर और वनवासी, ये 2 प्रकार के देव पंख भाग और खर भाग, इन 2 में रहते हैं। और तीसरा जो बहुल भाग है, इसमें पर पहली नरक के नारकी रहते हैं, प्रथम नरक के नारकी यहाँ पर अब बहुल भाग में रहते हैं 80,000 योजन के अंदर। सोचो, इस प्रकार की व्यवस्था है ये नरक की। ठीक है, अब पहले नरक की ये बात है। अब बताओ, इसमें यहां तक किसी को नहीं समझ में आई हो कोई बात है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? किसके नहीं समझ में आई बोलो भाई। है, बीच में भी प्रश्न पूछ सकते हैं यदि किसी के मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है। ये जो भुवनवासी के 9 ही रहते हैं, 10वां नहीं रहता, उसकी वजह हाँ, क्या है? उसकी वजह कुछ नहीं है, उनका स्थान निर्धारित उधर ही है, उनका स्थान है रहने का। जैसे आप अपने अपने घर होते हैं ना, कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, तो वो जो 10वें देव है वो वहां खर बाग में रहते हैं। ऐसे ही है, ऐसी व्यवस्था है। और इनमें से कुछ देव ऐसे भी हैं जो मध्यलोक में भी रहते हैं। अच्छा, वो आते जाते हैं, आते जाते भी हैं, मध्यलोक में भी आ जाते हैं, चले जाते हैं। असुर कुमार के देव तीसरी नरक तक भी चले जाते हैं, रहते तो उधर ही है पहले में ही, लेकिन फिर भी आगे तक चले जाते हैं। तो ऐसे आते जाते भी रहते हैं। ठीक है।
व्यंतरवासी के कितने प्रकार है? व्यंतरवासी के 8 प्रकार है। हाँ। व्यंतर देवों के 8 प्रकार हैं, भवनवासियों के 10 प्रकार, ठीक है। ज्योतिषियों के 5 प्रकार हैं, ठीक है। और वैमानिकों के 2 प्रकार हैं। वैमानिक देव जब ऊर्ध्व लोक पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा। एक होते हैं कल्पातीत देव, एक कल्पोपन्न देव। एक कल्प देव होते हैं, एक कल्पातीत होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 16 स्वर्ग के देव तो कल्पवासी देव होते हैं, और 16 स्वर्ग के ऊपर ग्रहवेयक और अनुदिश वगैरह के देव हैं वो कल्पातीत देव होते हैं। तो 2 प्रकार के ये होते हैं वैमानिक। 4 प्रकार के टोटल देव हैं। टोटल देव कितने? 4 प्रकार के, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी के 10 प्रकार, भवनवासी के 10, व्यंतर के 8, ज्योतिषी के 5 और वैमानिक के 2। ये है प्रकार। अभी समझ में आई बात? तो अभी ये जो है पहली नरक पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी क्यों है और उसके कितने विभाग हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उन विभागों के बीच में गैप है 1,000 योजन के। उन 1,000 योजन के गैप में अनेक भवन बने हुए हैं। उन भवनों में, अनेक भवनों में तो व्यंतरवासी और भवनवासी देव रहते हैं, और इसके अलावा भी भवन एक्स्ट्रा बच गए, बहुत सारे भवन बने हुए हैं एक्स्ट्रा और भी है। और हम तो एक भवन बनाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, एक मकान नहीं बना पाते, है ना। और वहां तो बने बनाए मकान है अधोलोक में, किसी ने बनाए नहीं है, अनादिकाल से बने बनाए हैं, अकृत्रिम है। और ऐसे अकृत्रिम भवनों के अंदर अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं, मंदिर है, वहां पर प्रतिमा है उनके अंदर भगवान की। सोचो, भगवान की प्रतिमा अकृत्रिम बनी बनाई अनादिकाल से ही है, अनंत काल तक रहेगी, किसी ने नहीं बनाई है। सोचो, ऐसे अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने वासी व्यंतरवासी देव, सोचो। लेकिन उनमें भी यदि किसी का सद्भाग्य होगा तो वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, और किसी का जो है अभाग हुआ तो वहां पर भी उनकी कुछ भी नहीं होता है। कहने का भाव ये है कि हमारा यदि सद्भाग्य हुआ तो हम कहीं पर भी धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो अधोलोक, कहाँ अधोलोक, उसमें भी व्यंतर और भवनवासी निकृष्ट जाति के देवों में माने जाते हैं, है ना। अच्छे देव नहीं माने जाते, कहने को मतलब छोटी जाति के देव हैं। ऐसी छोटी जाति के देव भी वो जो है उनमें अकृत्रिम चैत्यालयों में दर्शन करके, और यदि भली होनहार हो तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ये बात है, समझ में आई यहाँ तक बात? ठीक है। 7 पृथ्वियों के नाम याद रख लेना, उनकी मोटाई भी याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो कम से कम नाम तो याद रख लेना, ठीक है ना। 8 पृथ्वियां, 8वीं पृथ्वी भी समझ में आ गई होगी अब, 7 पृथ्वियों के साथ 8वीं पृथ्वी। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूं कि ये पूरे 7 नरक हैं 7, और 6 राजू में। इन 7 नरकों की जो पटल होती है, पटल वो है 49। आपको ये पटल क्या है? अभी अभी तो पृथ्वी बताई थी, अब पटल बता रहे हैं। तो पृथ्वी में और पटल में क्या फर्क है? क्या ये दोनों एक ही है कि अलग है? अलग है तो इनमें क्या फर्क है ना। तो पृथ्वी और पटल में क्या फर्क है वो भी जान लो आप। देखो, एक मिनट, मैं आपको कैसे समझाएं। यूं समझो, आमने सामने होते तो आपको किसी तरह समझाते। यूं समझो, आपकी जैसे टेबल होती है, टेबल के अंदर ये क्या ड्रॉ होती है, क्या बोलते हैं आप, ऐसे है ना, एक के ऊपर एक होती है, तीन ड्रॉअर होती है ना, एक के ऊपर एक होती है। तो या फिर समझो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ऐसे ही एक के ऊपर एक ऐसी पटल होती है नरक में। पहला नरक है ना, तो पहले नरक में कई पटल है, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे कई कई मल्टी स्टोरी टाइप की बिल्डिंग, ऐसी पटल होती है। हर नरक में पटल है। तो पूरे 7 नरकों की पटल मिलाकर के होती है 49, 49 पटल है, ठीक है। अब देखो, पृथ्वी में और पटल में क्या फर्क है वो भी मैं आपको, एक मिनट, वो चित्र दिखाता हूं, शायद कुछ समझ में आ जाए इससे। देखो, ये जो चित्र है, इस चित्र में अधोलोक को देखो आप। अधोलोक में ये जो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हैं नाम, ध्यान से यदि देखेंगे तो ये पहली नरक रत्न प्रभा, इसके 3 भाग हैं। पहला जो लाल कलर में किया है, फिर पीले कलर में किया है, आपको 3 भाग, खर भाग, पंख भाग, ऐसा है ना, अभी बताया था। इसलिए
फिर दूसरी देखो शर्करा प्रभा, ये जो है कुछ अलग कलर में है, बालू का प्रभा ये अलग कलर में है ना। तो ये जो पृथ्वी कहां से कहां तक मोटाई है, मतलब चौड़ाई कहां से कहां तक दिखाई है, आर पार पूरी 7 राजू लंबी गहराई तक, 7 राजू गहराई तक पूरी आर पार। और इधर भी चौड़ाई, जैसे मान लो पहले नरक तो 1 राजू चौड़ा है, ठीक है, चौड़ाई मतलब इधर से, तो फिर 1 राजू की है, और ये फिर आगे और थोड़ा गए तो ये जो है और थोड़ी सी चौड़ी है। मतलब हमारा लोक नीचे नीचे ज्यादा चौड़ा है, ऊपर ऊपर थोड़ा सकड़ा है, दिख रहा है, तो सकड़ा ऊपर है, मध्यलोक की तरफ तो सकड़ा है, 1 राजू ही है। नीचे नीचे जाते हैं तो चौड़ाई बढ़ गई है, ठीक है ना। तो जितनी जितनी मात्रा में नीचे की परत होगी वो उतनी ही चौड़ी होगी, जितनी परत नहीं, सॉरी, पृथ्वी, पृथ्वी में बता रहा हूं, पृथ्वी, परत नहीं, पृथ्वी। तो ऊपर ऊपर की पृथ्वी होगी तो वो कम चौड़ी होगी, नीचे की नरक की पृथ्वी होगी तो ज्यादा चौड़ी होगी। यानी कि जितनी चौड़ाई लोक की है, फिर से बोलता हूं ध्यान से, जितनी चौड़ाई लोक की है उतनी ही चौड़ी होती है पृथ्वी, लेकिन परत उतनी चौड़ी नहीं होती है। परत तो सिर्फ तृष्णाली जितनी ही चौड़ी होती है। समझ में आया कि नहीं? फिर से बोल देता हूं, चाहिए तो देखो, ये नीचे 7वें नरक के थोड़ा 1 राजू और ऊपर चलें, क्योंकि 1 राजू में कलकल पृथ्वी है, छोड़ दो, उसके ऊपर चलें तो वहां लगभग ये जो चौड़ाई है वो 7 राजू से थोड़ी कम होगी, क्योंकि नीचे 7 राजू चौड़ा है ना लोग, तो थोड़ा कम होगा। तो जितना भी कम है उतनी चौड़ी होगी वो 7वीं नरक पृथ्वी, 7वीं नरक पृथ्वी जो है उतनी चौड़ी होगी, ठीक है। और पहली नरक पृथ्वी कितनी चौड़ी होगी, 1 राजू जितनी ही होगी वो, है ना। लेकिन हमारी जो वो परत है वो परत उतनी चौड़ी होती है जितनी की तृष्णाली है। ये तृष्णाली जो है ना, ये तृष्णाली के क्या बोलते हैं, उत्तर में दक्षिण में, उत्तर माने ये पीछे की तरफ वाला, और दक्षिण माने ये आगे की तरफ वाला। तो आगे और पीछे पृथ्वी नहीं फैलती है, जबकि वो सॉरी परत नहीं फैलती है, जबकि पृथ्वी फैली हुई है ये पूरी आर पार। समझ में आई कि नहीं? थोड़ा कठिन हो गई लग रहा है, कठिन हुई कि नहीं हुई, किसको समझ में आई बताइए, कौन समझा सकता है? समझ में आई तो आप बोल के बता दो, नहीं समझ में आई तो प्रश्न पूछ लो। नहीं, आगे और पीछे 1 राजू है। हाँ, और उत्तर आगे और पीछे, दक्षिण, आगे पीछे, आगे पीछे 1 राजू है, क्योंकि वो तृष्णाली के साइज की होगी। हाँ बराबर, बहुत बढ़िया। और फिर नीचे से भी चौड़ी हो जाएगी वो। हाँ बराबर। हाँ, ये परत की बोल रहे हैं ना, परत के यस यस यस, हाँ, परत। बिल्कुल सही समझ गया आप, एकदम बराबर है। जो परत होती है वो तो 1 राजू चौड़ी, 1 राजू लंबी, मतलब एक कुछ चौकोर चौकोर प्लेट होंगी, ठीक है। मल्टी स्टोरी है, एक के ऊपर एक, यानी जितनी चौड़ाई आपके घर की जितनी लंबाई चौड़ाई होगी उतनी लंबाई चौड़ाई ऊपर के पोर्शन की होगी। क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो वो परत है वो बिल्कुल तृष्णाली जितनी ही है, जैसी तृष्णाली है उस जैसी ही है बिल्कुल। लेकिन जो पृथ्वी है वो तो बिल्कुल जितना साइज का लोक है ना वहां तक फैल गई, लोक को टच कर ली, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण टच कर ली, बिल्कुल ऐसा समझ लो। अब समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसी पृथ्वियां तो पूरी लोक में जो है 8 ही हैं बस, जो पूरे लोक नरक है जो, चारों दिशाओं में। नरक है जो तो तृष्णाली के बाहर नहीं है। नहीं बाहर नहीं है, अंदर ही है, अंदर ही है, अंदर ही है। ये एकदम जो मैप में दिखाया जाता है डायग्राम में, हाँ कि वो हाँ एकदम लंबा है घन राज्यों के हिसाब से। हाँ, तो क्यों ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे बहुत कि वो अच्छा, बाहर से निकलता अच्छा है? प्रश्न किया आपने। ये जो बाहर जो दिखाई हुई है ना लाइन, 1 मिनट वापस दिखा देता हूं आपको। ये जो बाहर जो लाइन दिखाई हुई है, ये लाइन तो नरक पृथ्वियों की है, नरक की नहीं। ये नरक, जैसे ये लाल पीली और फिर ये काली और ये लाल और ये लाइनें बनी हुई है ना, ये नरक पृथ्वी की लाइन है, ठीक है। ये नरक पृथ्वी तृष्णाली के बाहर भी लोक के अंत तक फैली हुई है, ठीक है। अच्छा, नरक और नरक के नारकी जीव वे सब तृष्णाली के भीतर भीतर है। ये तो सिर्फ पृथ्वियां हैं जो बाहर तक फैली हुई हैं, पृथ्वी तो पुद्गल है, उससे क्या लेना देना, है ना। ये तो पृथ्वी है, लेकिन अंदर नरक तृष्णाली के भीतर ही है, बाहर नहीं।
ठीक है, अच्छा ऐसा है। अब देखो, अब ये क्या समझा रहा था कि ये पूरे जो नरक हैं 7 नरक, इनके परत कितने बताए मैंने? कितनी परत थी इनकी? 49 पटल, पटल बोलो या परत बोलो एक ही बात। ये कितनी बताई? 49 बताई है। 49 49 पटल है अधोलोक में। अब 7 नरक हैं और 49 पटल हैं, तो एक नरक में कितनी पटल होनी चाहिए? क्या लगता है हमको? हाँ, 7 लगता है ना, कि हर नरक की 7 होती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर नरक में 7 पटल नहीं होती है। हर नरक की बराबर बराबर वैकेंसी नहीं होती है, क्योंकि इस धरती पर 7वें नरक में जाने लायक पाप करने वाले जीव तो बहुत कम हैं, और पहले नरक में जाने वाले जीव ज्यादा हैं, तो उनकी वैकेंसी बराबर थोड़ी रखनी है, सीटें कम ज्यादा रहेगी। पहले नरक की जितनी सीटें हैं उससे कम दूसरे नरक की है, उससे कम तीसरे नरक की है, क्योंकि पाप करने वाले जीव हर बराबर मात्रा में थोड़ा ही है। और तीव्र पापी जीव कोई कोई होगा, बिरला होगा, कोई थोड़ी ही बड़ा पाप कर सकता है ना। तो इसलिए हर नरक में बराबर बराबर पटल नहीं है, हर नरक में 7 पटल नहीं है, ठीक है, कम ज्यादा पटल है, ठीक है। तो पहली नरक की जो पटल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना साथ के साथ, आपको याद दिख सही भी रहेगा। ये देखो, यहाँ वापस आ जाते हैं। ये जो यहाँ पर पटल लिखता हूं मैं, ये जो पहला नरक है इसमें 13 पटल है, ठीक है। फिर दूसरे नरक में 2 कम कर दो, 11 पटल है, ठीक है। तीसरे नरक में फिर 2 कम कर दो, 9 पटल है। फिर चौथे में 2 कम कर दो तो 7 है। पांचवे में 5 पटल है। तीसरे में 3 पटल है, और 7वें में 1 है। ये है पटल। अब इन सबको आप देखोगे टोटल कितनी हो गई है? 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1, ये टोटल मिलाकर 49 पटल हो गए, ठीक है। 49 पटल है। ये अधोलोक का वर्णन चल रहा है आज, अधोलोक शुरू हो गया है, ठीक है। अधोलोक शुरू हुआ, अभी समझ में आ रही है बात? जितना ऑफलाइन में समझ में आता था उससे थोड़ा कमजोर हो सकती है स्थिति, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सरल होए। बताइए, समझ में आ रहा है? जिसको याद रखने के लिए ऊपर से 13 का अंक है ना, वो याद जाए तो आप नीचे से याद रख लेना, क्योंकि नीचे से 1 का अंक है। 7वें नरक में 1 ही पटल है, 6वें में 2 और बढ़ा दो 3 पटल है, 5वें में 2 और बढ़ा दो तो 5 पटल है ना। चौथे में फिर 2 और बढ़ा दो तो 7 है ना। फिर तीसरे में 9 है, दूसरे में 11 है और 13 है, तो कुल मिलाकर के ये 49 पटल हैं। अधोलोक की टोटल पटल यदि कोई पूछे तो 49 बोलने का। 49। और यदि पूरे 3 लोक की पूछे तो, अभी जैसे पृथ्वियों के बारे में बताया ना, अधोलोक की 7 और पूरे 3 लोक की 8, तो बाकी की और कहाँ है, कितनी है, उनकी भी मैं थोड़ी सी अभी बता देता हूँ आपको जानकारी। अधोलोक की पटल तो 49 है, और ऊर्ध्वलोक की पटल 63 है, 63। ऊर्ध्वलोक में जो वैमानिक स्वर्ग हैं, विमानवासी जो स्वर्ग हैं, तो उनके ऊपर 9 ग्रहवेयक है, 9 अनुदिश है 5 अनुत्तर विमान है, वो सबकी पूरी प्लेट ऊपर तक सारी मिलाएंगे तो वो सारी पटल जो है 63 है। ऊर्ध्वलोक की सारी पटल 63 हैं, और अधोलोक की सारी पटल जो है कुल मिलाकर ये कितनी हो गई? 112 हो गई मेरे ख्याल में, है 112 हो गई। 112। हाँ, तो 112 टोटल पटल हैं पूरे 3 लोक में, और 8 पृथ्वियां पूरे 3 लोक में टोटल हैं। अभी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा निष्कर्ष, है ना। नरक पूछे तो कितना? 7 नरक कितनी जगह में है? तो 6 राज्यों में है, 7 राज्यों में नहीं। तो दो नरक कोई एक राज्य में सेट हो गए कि हाँ, कि कौन कौन से नरक, कि पहले और दूसरे नरक एक राज्य में, पहले दूसरे एक राज्य में है,
फिर बाकी के नरक एक एक राजू में पूरे, ठीक है। और एक राजू क्यों बचाया? क्योंकि वो नीचे कलकल पृथ्वी का है, इसलिए बचाया, ठीक है। अभी समझ में आई बात? अब इसके बाद में और कोई प्रश्न है तो पूछो आप, है नहीं तो फिर मैं आगे, बहुत सारी बातें हैं तो अधोलोक का तो बड़ा लंबा चलेगा अभी 2-5 दिन। आठवीं प्रति जो सिद्ध शिला है, हाँ तो इसके ऊपर भी कोई है? हाँ, बहुत बढ़िया। सिद्ध शिला है ना, वो हाँ। शिला के ऊपर सिद्ध भगवान नहीं बैठे हुए हैं, सिद्ध शिला से भी ऊपर बैठे हुए हैं सिद्ध भगवान। तो जो सिद्ध शिला है वो सिर्फ कहने भर की सिद्ध शिला है जी। वैसे उसमें सिद्ध भगवान नहीं है, सिद्ध शिला के भीतर भी नहीं है, सिद्ध शिला के ऊपर भी नहीं है, बल्कि उसको काफी जगह छोड़ करके और ऊपर तनुवात वलय में सिद्ध भगवान है। लेकिन सिद्ध शिला उसको इसलिए कहने में आता है कि उसी के ऊपर ऊपर ही सिद्ध है। अच्छा अच्छा। इधर इर्द गिर्द कहीं भी एक्स्ट्रा में इधर उधर नहीं है सिद्ध, अपनी जगह में ही है। इसको बात बताने के लिए कि उसको सिद्ध शिला बोलते हैं ऐसे। और जो ये सिद्ध शिला है वो आपका सर्वार्थ सिद्धि विमान सबसे टॉप में है, सबसे टॉप, सबसे ऊंचा, सबसे लास्ट विमान है सर्वार्थ सिद्धि विमान। 33 सागर की आयु होती है जहां पर, वो विमान से सिद्ध शिला की दूरी बहुत कम रह गई, एकदम एकदम नजदीक, सिर्फ 12 योजन का गैप, सिर्फ 12 योजन। लास्ट स्वर्ग सर्वार्थ सिद्धि का जो ध्वज दंड है, लास्ट विमान का जो ध्वजा है, उस ध्वजा से सिर्फ 12 योजन ऊंचे जाने पे आपकी जो है क्या आ जाएगी? सिद्ध शिला आ जाएगी, इतनी नजदीक है। लेकिन फिर भी वे सर्वार्थ सिद्धि के जीव वहां सिद्ध शिला पे नहीं जा सकते, है नहीं, वो ना? क्योंकि उनको भी यहीं पहले मध्य लोक में आना पड़ेगा, कहां से जा सकते हैं? अभी आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए ना फर्स्ट। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि से आए, बहुत सारे भगवान हमारे सर्वार्थ सिद्धि से आए और फिर वहां जाते हैं। जीव या तो नरक से आएगा और या स्वर्ग से आएगा। जो जीव मोक्ष में जाता है ना, वो या तो नरक से आएगा या स्वर्ग से आएगा, ऐसा है। और फिर मनुष्य गति में जन्म लेके फिर जाएगा, वो त्रियंश से आकर के नहीं जाता है ऐसा। त्रियंश से भी जा सकता है, लेकिन वो तीर्थंकरों की बात है ना, तो तीर्थंकर या तो स्वर्ग से आते हैं या नरक से आते हैं, ऐसा। समझ में आई यहां तक कोई बात? अब नरक पूछे तो आप बता दोगे 7, नरक पृथ्वी पूछे तो 7, और नरक पूछे तो 49, और नरक के बिल पूछे तो नरक के 84 लाख। 84 लाख। देखो ये नरक लोक का वर्णन है, अभी अधोलोक का वर्णन। इसमें नरक पृथ्वियां हो गई, उनके नाम हो गए, उपनाम हो गए, उनकी मोटाइयां हो गई, उनके पटल हो गए। अब एक एक पटल में अनेक अनेक बिल हैं, बिल बने हुए हैं। उन बिलों के अंदर नारकी रहते हैं। यदि ये 84 बिल है, ये 7 पृथ्वी में? 7 में ही है, अच्छा, 7 में ही है, 7 ही पृथ्वियों में नहीं, पटलों के, पटलों पृथ्वियों में नहीं है, पटलों में है। तो ये पटल होते हैं, उनके अंदर में बिल बने हुए हैं कि ये जो जमीन है ना नीचे वाली, इसमें नहीं बने हैं, ऊपर वाली में बने, ऐसे ऊपर। समझ में आया? उल्टे बिल बने हैं ऊपर की तरफ, जैसे बया घोंसला बनाती है ना, बया पक्षी के घोंसले कभी देखे होंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ होते हैं, तो ऐसे ऊपर की तरफ बिल बने हुए हैं, है ना। उन बिलों में नारकी पैदा होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज और समझो कि जो ये बिल अपन इनको बोल रहे हैं ना, वो बोलना भी थोड़ा सा कमजोर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि अपने दिमाग में बिल बोलने का मतलब कुछ और ही है। अपन सोचते कोई छोटा मोटा बिल होगा, जैसे चूहे के बिल होते हैं, छोटे छोटे चूहे, छोटे बिल नहीं होते, वो बहुत बड़े बड़े बिल होते हैं। एक एक बिल में बहुत बहुत रहते हैं। ये पूरा अपना भारत देश समा जाए एक ही बिल में, इतने बड़े बड़े बिल होते हैं। सोचो आप, मतलब बिल तो कहने का है, वो बिल नहीं, वो बिल्ला है। ऐसा बड़ा बिल्ला है वो, ऐसे बिल होते हैं नरक में, ठीक है। और वो कितने होते हैं? 84 लाख होते हैं, पूरे 7 नरकों के मिलाएंगे तो 84 लाख होते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि 7वें नरक में सबसे कम बिल होंगे, पहले नरक में सबसे ज्यादा बिल होंगे, क्योंकि हमारी इस धरती पर भैया हाँ पूछिए, किसी को पूछना है तो कुछ भी पूछो।
आप म्यूट है, आप म्यूट होकर के पूछ रहे हैं। हाँ कुछ कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो क्या बता रहे थे वो 84 लाख बिल। नरक में जो बिल है वो जो है पहली नरक में सबसे ज्यादा है, सातवीं में सबसे कम है, क्योंकि धरती पर जितने भी पापी वो सब एक जैसे नरक में जाने जितने बराबर पाप करने वाले लोग नहीं है। कोई कम पाप करता है, कोई ज्यादा करता है, कम पाप करने वाले तो ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा पाप करने वाले वो तो कम ही होंगे ना। ऐसे ही तो सातवें नरक में जाने के लिए बहुत कम लोग होते हैं उतने योग्य जो सातवें नरक में जाए। ठीक है, सातवें नरक में जाने के लिए बहुत परिश्रम, मतलब बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। इसलिए सातवें नरक में वैकेंसी बहुत कम रखी है, सिर्फ एक पटल है, याद रखें एक पटल है सातवें नरक में, और उसमें भी टोटल बिल मात्र 5 है, सिर्फ 5 बिल, ओनली 5 बिल, 84 लाख में से सिर्फ 5 बिल है। तो सातवें नरक की इतनी कम वैकेंसी है ना। और पहले नरक के बिल कितने हैं? 30 लाख। पहले नरक में 30 लाख है और सातवें नरक में ओनली 5 है। सोचो इतना डिफरेंस है, समझ में आया? यानी कि कोई जीव पहले नरक में जाने की संभावना वाला बहुत ज्यादा हो सकती है, सातवें नरक में जाने की संभावना बिल्कुल कम हो सकती है। ये फर्क है, समझ में आया फर्क? तो ये फर्क मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा पूरे, कि पहले नरक में कितने बिल हैं, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं। नरक के बिल अलग अलग संख्या बताएंगे, उन बिलों का विभाजन करेंगे, ठंडे बिल कितने हैं, गर्म बिल कितने हैं, संख्यात योजन वाले बिल कितने हैं, असंख्यात योजन वाले कितने हैं, कितने प्रकार के बिल होते हैं, उनमें प्रकीर्णक कितने हैं, है ना, कितने हैं, श्रेणीबद्ध कितने हैं, वो उनको कैसे कैसे नाम देखते हैं। तो ये सारे बिलों की चर्चा में आपको अगली पाठशाला में बताएंगे। ठीक है, तो आज की जितनी चर्चाएं हुई है वो आप याद रखना, छोटे छोटे नोट्स बना लेना, याद रखने योग्य बातें हैं ये, क्योंकि हर जगह आसानी से कोई पढ़ाने वाले अक्सर कम ही मिलते हैं, है ना। ये करुणान योग की बातें हैं, तो करुणान योग की बातें जो है बहुत रेयर मिलती है, इनको थोड़ा याद रख लो, समझ लो, क्योंकि ऐसी जगहों पर हम कई बार गए हैं लेकिन अभी याद नहीं, भूल गए। हम गए हैं, हमने खुद पाए हैं ऐसे नरकों में, लेकिन भूल गए हैं, अभी याद नहीं बिल्कुल भी। तो याद दिला रहे हैं, अभी इसी वर्तमान जीवन में पिछले जन्मों को याद दिलाएंगे, वहां कैसी कैसी स्थिति है वो सब आपको यहीं दिखाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से नरक पृथ्वियों के बारे में और नरक पटलों के बारे में संख्या याद रखो। अब अगले व्याख्यान में आपको बताएंगे कि ये कितने नरक पृथ्वी कितने कितने में कहाँ कहाँ किस प्रकार है। ठीक है, और प्रश्न है तो आप पूछो। ऐसा है पंडित जी कि अभी यशोधर मुनि वाली अपने को सब मालूम है, तो हाँ। उन्होंने जब वो सांप का ये किया तो उनको सातवें नरक का बन गया, और फिर वापस आए थे पहला नरक। तो कहने का मतलब उनका इतना बड़ा वो पाप हो गया कि वो सातवें नरक का बन गया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। दरअसल ये लगता है कि जब कोई किसी की हिंसा करे, मारे, कुछ करे, कत्ल खाना खोले तो शायद सातवें में जाए, लेकिन सातवें का कारण ये नहीं है। हिंसा का फल, झूठ का, चोरी का, ये सब छोटे पाप हैं, हल्के पाप हैं, इनसे कोई सातवें नरक में नहीं जाता है। सातवें नरक में जाने के लिए मानसिक पाप ज्यादा चाहिए, मन की शक्ति ज्यादा चाहिए। जिसकी मानसिक शक्ति बहुत जबरदस्त होगी, जिसका संघनन जबरदस्त होगा, वो भले ही कुछ भी नहीं करे, किसी को मारे नहीं, कुछ नहीं करे, लेकिन मन से ही सोच सोच के घोर पाप कमा लेता है। हमारे में बाहर की क्रिया का फल बिल्कुल कम है, मन की भावों की हिंसा का फल ज्यादा है। आपको पता होगा वो तंडुल मच्छ था ना, स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामच्छ था, वो तो खूब लोगों को खाता था, तो वो भी पहले ही नरक गया। और वो जो तंडुल मच्छ एक भी जीव को नहीं खाया कभी, फिर भी सातवें नरक चला गया। क्यों? उसके परिणाम मलिन थे। परिणाम से होता है, क्रिया से होता है कि मन से होता है? मन से होता है। ये सबसे मोटी बात है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये छोटे मोटे पाप, मन से होते हैं बड़े पाप। आदमी जीव मन से करता है। देखो चौथे नरक का जीव, चौथे काल का जीव, चौथे काल का मनुष्य जो होता है ना, वो सातवें नरक जाने की क्षमता रखता है। हम पांचवें काल के मनुष्य तो इतने कमजोर हैं मानसिक रूप से कि हम तो इतना पाप भी नहीं कर सकते कि सातवें नरक से ले जाए। समझ में आई बात?
यानी 7वें नरक की जाने की क्षमता भी हर किसी को नहीं हो सकती है। ऐसा है कि अब आज अपन देखते हैं कि ये इतने इतने कितने पशुओं को काटते हैं, कैसे कैसे यंत्र कत्ल खाने और जाने क्या क्या खोल दिए हैं। ऐसे जीव भी 7वें नरक नहीं पहुंच पाएंगे, सोचो। ऐसी स्थिति है। तो ये क्या होता है, बाहर की हिंसा जो दिखती है ना, उतने मात्र नहीं है, मन से संबंध है इनका, ऐसा। समझ में आई बात? ठीक। और बताइए, और बताइए, बाकी ठीक है? ठीक है, किसी के मन में और कोई डाउट? आज का जो पढ़ाया था वो सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी है, मेरे को थोड़ी ये चिंता रहती है, ये विषय मेरा ऐसा है, ये क्या है, ऑनलाइन में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, क्योंकि आमने सामने होना बहुत जरूरी होता है। बरोबर। डायग्राम बनाना पड़ता है, कई बार कुछ समझाना पड़ता है, तो वो सामने ब्लैक बोर्ड पे ही करना पड़ती है चीजें। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, जितना जितना मैं यहाँ कर पाऊंगा उतना मैं करूंगा आपको, ठीक है ना? तो अभी समझ में आई बात आज की? ठीक है, समाप्त सर करें? तो ये जो नंबर इस पे डाल देना ताकि कभी कोई शंका हो तो पूछे हम। हाँ हाँ, पूछ लेंगे ना। हाँ, नंबर डाल देंगे, ग्रुप में डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हाँ तो इसके आप नोट्स बनाते हो क्या? हाँ, नोट्स है ना, मेरी किताब है ये। नोट्स मैंने दरअसल क्या है, ये नोट्स ही बनाए थे पहले कभी, ये किताब को छाप दिया, फिर भारतीय ज्ञानपीठ में छप गई ये किताब। तो भारतीय ज्ञानपीठ है दिल्ली में, वहां से प्रकाशित हो गई। मैंने तो नोट्स ही तैयार किया था ये अपने लिए, अच्छा तो ये धीरे धीरे किताब बन गई, बढ़िया होगा। इस तरह से ये जो है, आप चाहिए तो इसकी पीडीएफ, हालांकि मेरे पास व्यवस्थित पीडीएफ तो नहीं है, लेकिन है कैसी, एक जैसी भी है वैसी। और नहीं तो किताब चाहिए तो फिर दिल्ली से मंगा सकते हैं। वो नंबर चाहिए तो मैं नंबर भी दे दूंगा उनको, आपको डायरेक्ट किसी को चाहिए तो मंगा लेना, ठीक है? तो वो नंबर भी दे दूंगा और मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ठीक है, जय जिनेन्द्र। आज की बात कोई नहीं। अभी क्या जिनवाणी स्तुति बोलना है? जी बोलते हैं सभी एक साथ ही बोल लेते हैं। जी। जावाणी जानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। सदा